मिट जल। सीरज सक्सेना और पीयूष दहिया दोनों मिलकर एक ऐसी खूबसूरत और अनोखी दुनिया की तामीर करते हैं जिसमें दाखिल होते ही वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं और सिलसिला शुरू होता है गूंजों और अनुगूंजों का। किसी का एक शेर है कि मैं एक नदी की तरह बह रहा हूं सदियों से, अगर ठहर गया होता तो झील हो जाता। इसमें यह अंदाजा नहीं होता कि कहीं ठहर कर एक शफाफ और गहरी झील न बनने का दुख है या निरंतर मुसलसल बहते रहने का, चलते रहने का ऐलान है। यही अंदाज इख्तियार किया है सीरज ने इस किताब में। वो जब सफर में रहते हैं तो सफर में रहते हैं, लेकिन जब सफर में नहीं रहते हैं तब भी सफर में रहते हैं। पीयूष दहिया का जादू यह है कि 40 मुख्तसर मुलाकातों में मिलने वाले संवादों से 151 सफ़हात की एक दुनिया तामीर कर दी है, जिस किताब में दास्तान और दास्तान गोई की एक नई तारीख मुरतब हो जाए, यकीनन वो किताब काबिल तारीफ होगी। मैं तमाम बुक लवर्स को, पुस्तक प्रेमियों को, शायकीन अदब को इस किताब के मुताले की दावत देता हूँ। मैं खुद इसका तज़िया करना चाहता हूँ, तनकीदी तहरीर इस पर लिखना चाहता हूँ और ज़रूर लिखूँगा। फ़िलहाल मैं सीरज सक्सेना को और पीयूष दहिया को इस किताब की तकमील पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीयूष दहिया द्वारा रचित सीरज सक्सेना के साथ ये संवाद अपने आप में एक अनूठी रचना है, इस लिहाज से कि यह एक कलाकार और एक साहित्यकार के बीच इंटरफेस है। इस लिहाज से ये एक नए जॉनर, एक नई शैली का अनावरण करती है। मैं हमेशा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और पढ़ने के दौरान ये कल्पना करता रहा कि ऐसा ही एक इंटरफेस एक समाज वैज्ञानिक, एक कलाकार, एक फिल्मकार और एक साहित्यकार के बीच में हो। ये चौतरफा या तितरफा चलने वाला इंटरफेस बिल्कुल एक नई चीज़ का सृजन करेगा, उस चीज़ का जो कि उस समय सृजित नहीं हो पाती जब हम अपने अनुशासन की सीमाओं में रहकर अपना काम करते हैं। एक चौतरफा किस्म का इंटरफेस कर रहा है या उनके बीच में एक तितरफा किस्म का इंटरफेस हो रहा है। मुझे लगता है कि जब इस तरह का इंटरफेस होगा तो एक की नई चीज़ निकल कर सामने आएगी, एक ऐसी चीज़ जो हम जब अपने अनुशासन के क्षेत्र में काम करते हैं तब संभव नहीं होती। मुझे लगता है कि सीरज सक्सेना की ये पुस्तक इस प्रकार की संभावना को हम लोगों के सामने रखती है और ये एक ऐसी संभावना है जिसका संधान किया जाना अभी शेष है। मैं समझता हूँ कि सीरज की बातों को जब आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में, और ये अपने आप में एक सुखद आश्चर्य है कि सीरज के साथ में पीयूष जी ने 40 घंटे का संवाद किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी है और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये चकित कर देने वाला संवाद है। और जब उसमें सीरज कहते हैं कि जब मैं एक कैनवस की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चित्र जो मैं बनाना चाहता हूँ इस कैनवस में छिपा हुआ है, जो मेरी विनम्रता से, मेरी सृजनात्मकता से वो चित्र सामने आएगा। तो इस तरह की अद्भुत अंतर्दृष्टियाँ उसमें मिलती हैं पुस्तक में। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको कहने की आपकी इच्छा होती है और आप नहीं कह पाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं कहना चाहते और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप मुखर स्वर में कहते हैं। मौन जो है, खामोशी, वो इन्हीं 3 सिरों के बीच में कहीं पर स्थित रहती है। और खामोशी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन 3 सिरों की मोहताज है या इनके ऊपर निर्भर है, उसकी अपनी स्वायत्ता है। खामोशी की अपनी एक प्रभुसत्ता भी होती है। और सीरज की इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे हमेशा लगा कि मैं मौन की एक प्रभुसत्ता के साथ में थोड़ा सा संवाद कर रहा हूँ,
जो भी बातें कही गई हैं वो बड़ी खामोशी के साथ कही गई हैं। और हम जानते हैं कि कहना और खामोशी दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाएं कि खामोशी के साथ बात कहना, ये इस पुस्तक की एक और विशेषता है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत अनूठी है। सिराज जी, आपका एक और भी पार्ट है जो शायद काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि आप एक राइटर भी हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, और कुछ किताबें हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जो रखी हुई हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर्ड यू टू बी एन राइटर? आपको अचानक ये राइटिंग की तरफ झुकाव कहाँ से हुआ और क्यों? देखिए सोमेन, राइटिंग की तरफ झुकाव एकदम अचानक तो नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं भोपाल में था उसके पहले मैं चिट्ठियाँ काफ़ी लिखता रहा ओके अपने शहर में। ओके और फिर जब मैं भोपाल आया जी तो साहित्य से भी मेरा एक परिचय हुआ। जी भोपाल भारत भवन आने के बाद में मेरे जीवन में साहित्य, संगीत, थिएटर, ओके डांस, ओके ये सब का प्रवेश हुआ। ओके तो उसमें साहित्य भी एक था। हाँ और फिर वहाँ मेरी पढ़ने की एक ट्रेनिंग शुरू हुई। ओके तो निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ओके। मुक्तिबोध हाँ और रामचरितमानस, इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ना शुरू किया मुझे। जी और पढ़ने से भी एक आपका विज़न बढ़ता है। आप पढ़ना बिल्कुल। मेरे लिए वो अनुभव है जो आपने महसूस नहीं किया है, लेकिन आपको पूरा वो महसूस कराता है पढ़ने के दौरान। बिल्कुल आप बिल्कुल उस टेक्स्ट में जो भी उसमें संवाद चल रहा हो या जो भी भौगोलिक स्थिति हो, उसका एक आप पार्ट होते हैं बिल्कुल। एज रीडर। बिल्कुल तो जब मैं यात्राओं पर जाता था तो मुझे वो शेयर करने का बड़ा मन होता था कि यार मैंने कोई अच्छा तालाब देखा है तो मैं अपने किसी दोस्त को बताऊं। तो मैं वो चिट्ठी लिखता था और वो उस तरह से फिर यात्रा वृतांत बनने लगी। जब मैं यात्राओं में रहता हूँ तो ट्रैवलॉग्स जिसे बोलेंगे। ट्रैवलॉग्स, तो ट्रैवलॉग्स वो लिखने की मेरी हैबिट बनी। ओके और लिखना निश्चित ही पढ़ने से ही शुरू हुआ है। ओके। और उसी तरह फिर कुछ अगर आप अपने किताबों के हमारे बारे एक में दोस्त हैं पीयूष दहिया, युवा कवि हैं, जी जी और उनसे एक मेरा बड़ा लंबा संवाद हुआ है। तो 2017 में ये हमारी किताब उनके साथ संवाद की आई है। ओके। इसका सिमट जल शीर्षक है, पीयूष दहिया के साथ संवाद। ओके। ये किताब, इसमें उन्होंने मुझे मेरी बचपन के बारे में, युवा स्थिति के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कला के बारे में, जी जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में कई सारे इन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं। और मतलब सवाल उनकी तरफ से था और जवाब आप दे रहे थे जी इस तरह से। जी। और उन्हीं चीज़ों का एक आर्टिस्ट की स्टोरी है इसमें। तो उसी का एक कंपाइलेशन ये है जी, एक किताब बिल्कुल। की सारी बात ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी और जी। फिर उसको ट्रांसक्राइब करके ये किताब बनी निकली है। है। और ये वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर से छपी है। ओके। मार्क रोथको के चित्रों को देखकर एक कविता लिखी है। इस प्रकाश में तुम्हारे चित्र अवसाद के चित्र हैं, अंधकार में तुम्हारे चित्र दिव्य आलोक से जगमगाते हैं। तुम्हारे चित्रों को अब भी पढ़ा जाना बाकी है। ये कविता है जो मैंने मार्क रोथको के चित्र देखने के बाद लिखी है। विरह से उपजे मटमैले अवसाद पर, विरह से उपजे मटमैले अवसाद पर प्रेम का आलोक अपने एकांत में पसरा है। तुम्हारी उपस्थिति इन चित्रों का आध्यात्म है। पिता पर कुछ कविताएं लिखी हैं, उसमें से एक कविता है पिता। तुम्हारी उंगली पर नाखून पहाड़ पर किसी आदिम शिला सा ठहरा है। तुम्हारी उंगली पर नाखून पहाड़ पर किसी आदिम शिला सा ठहरा है। अपनी आँखों से देखता हूँ तुम्हारे उत्साह भरे सपने। अपनी आँखों से देखता हूँ तुम्हारे उत्साह भरे सपने। समय अब नीला, हरा, लाल, पीला
और कभी नारंगी बनकर घटता है, जिसका हर क्षण मेरी वायु में जुड़कर सुगंधित होता है, पाता है पूर्णता मेरे हर नए चित्र में। इस कविता का शीर्षक है लिखना। लिखो जैसे लिखती है घास पृथ्वी पर हरा, बहो जैसे बहती है नदी, फिसलती टकराती पहाड़ों पत्थरों झाड़ियों के बीच, खिलखिलाती है उसकी चाल लय ध्वनि। उड़ो उड़ो जैसे उड़ते हैं रंग पक्षियों की देह में, पाते हैं ऊंचाई। खेलो जैसे खेलते हैं बच्चे मिट्टी के खिलौनों से, निर्मल निश्चल स्पर्श लिए। सूंघो अपनी हथेली जिसमें छिपा रहता है खुद का होना, खुद का रंग रेखाओं में बिखरा। और फिर लिखते लिखते एक अखबार आता है जनसत्ता, हिंदी हाँ, का मशहूर जी, अखबार है। उसमें एक कॉलम आता था दुनिया मेरे आगे, अभी भी आता है। तो उसमें मैं अपने राइटर फ्रेंड्स की छोटी छोटी टिप्पणियाँ पढ़ता था। ओके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो अलग अलग विषय, भिन्न भिन्न विषय होते थे। किसी ने किसी पेड़ के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी कुएं के बारे में, तालाब के बारे में, या किसी संगीत के बारे में, कला प्रदर्शनी के बारे में, अलग अलग छोटे छोटे से वो एक हर दिन वो कॉलम आता था जी। तो उनके जो संपादक थे ओम धानवी जी, मैंने उस कॉलम की उनसे बड़ी तारीफ़ की कि ये आपका कॉलम मेरा प्रिय कॉलम है और मैं अखबार में सबसे पहले वही पढ़ता हूँ। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप भी अच्छा लिखते हैं, आप भी लिखिए। ओके। तो मैंने कहा कि अब मैं लिखूँगा और वो अखबार में छपेगा, उस योग्य होगा कि नहीं। तो उनका आग्रह मैंने स्वीकार किया इस शर्त पर कि अगर ये छपने योग्य ना हो तो आप कोई संकोच मत करिएगा। उस कॉलम की गरिमा आपको बना के रखनी है। जी जी जी। तो मैंने लिखा और वो छपने लगा। फिर उन्होंने कहा कि आप भेजिए। और तो हर महीने 2 या 3 मेरे छोटी छोटी टिप्पणियाँ जो भी मैं ट्रैवलिंग करता था या किसी भी तो जनसत्ता में छपने लगी। जनसत्ता में छपने लगी। ये कौन से साल से शुरू हुआ? ये एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये किताब 2018 में छपी है। अच्छा, वही इसी की आकाश लेख हैं जो आकाश एक ताल है प्रकाशित हुए हैं। ओके। ये जनसत्ता में जितने भी आपके चीज़ें राइटिंग्स प्रकाशित हुए हैं वही ये यहाँ पे है एक बुक की तरह, उसी का कंपाइलेशन है एक। जी जी। और इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जी। इसके 2 खंड हैं, देश और परदेश। ओके। तो एक तो जो इंडिया में मैंने लिखे हैं, हाँ, वो हैं। और जो अलग अलग वो जो विदेशों में यात्राओं के दौरान भी मैं वहाँ से लिखकर उनको भेजता था। जी जी। काठमांडू का या चाइना का या स्पेन। तो ये सिर्फ हिंदी में ही है या इंग्लिश में भी संपादित हुआ है? हिंदी में ही लिखे हैं। ओके ओके। जैसे मीरो के म्यूजियम में मैं गया था। हाँ 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 हाँ। जॉन मीरो के, वन ऑफ माय फेवरेट पेंटर। राइट। तो मीरो के संसार में, तो ये स्पेन में मयोर्का एक आइलैंड है, हाँ, जो मीरो के अंतिम वर्ष 30 वर्ष वहीं रहे हैं वो। जी, स्पेन में है। हाँ, तो ताइवान का है, और भूटान का है, पारो का, और पोलैंड का है। तो कई सारे इसमें देश और कुवैत का भी है। ओके। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सारे प्रकाशित लेख इस संग्रह में आकाश एक ताल है। ये भी किताब वाग्देवी प्रकाशन से 2018 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद 2019 में संभावना प्रकाशन हापुड़ से जी मेरी एक कला डायरी प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है कला की जगहें। ओके। तो जो भी मैंने विदेश यात्राएं की हैं, मैं उस टाइम जो भी मैंने डायरी लिखी है, ट्रैवलॉग लिखा है, वो सारा उस किताब में है। ओके। और अभी ये 2000, लेकिन आप वो भी हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, उसके कुछ तस्वीरें अगर हों तब हमारे बिल्कुल दिखाइएगा। ये किताब भी मेरी अभी प्रकाशित किताब है, 2 महीने पहले ही प्रकाशित हुई है जी। और ये किताब एक संवाद, ये भी किताब एक संवाद से उपजी किताब है। इसमें कवि हैं राकेश रिमाल जी, जो कि कलकत्ता में रहते हैं। ओके। और संपादक भी रहे हैं वो। ओके। तो उन्होंने मुझसे इस पेंडेमिक के समय ईमेल पर कुछ प्रश्न भेजे। ओके। और मैं लिख करके मैंने उनको जवाब दिया। जी जी जी। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा
बन गया है और क्यों ना इसकी किताब बनाई जाए। और फिर हमने डिज़ाइन करके फिर ये सेतु प्रकाशन दिल्ली से ये किताब छपी। वाह, ये मतलब पेंडेमिक के दौरान जो भी हुई है बातचीत, हाँ, उसकी एक कंपाइलेशन है। तो इसके भी 3 खंड हैं। अच्छा। इसके खंड हैं मिट्टी, रंग और जीवन। तो इसमें सिरेमिक्स के ऊपर उन्होंने बात की है, चित्रकला के ऊपर बात की है जी, और जीवन के भी विभिन्न पक्षों के ऊपर बात की है, बचपन के बारे में, प्रेम के बारे में और प्रकृति के बारे में जी। तो ये भी बड़ी रोचक किताब है जी। और पाठकों को इसको पढ़ने में ये बहुत अच्छी बात है कि एक आर्टिस्ट होके भी आप राइटिंग के लिए भी वक्त निकालते हैं और राइटिंग कर भी रहे हैं और एक्टिवली कर रहे हैं। जी। और ये किताब मेरी अभी पिछले हफ्ते ही प्रकाशित हुई है, किस्से साइकिलिंग के जो आपके जो कहानियाँ हैं। तो इसमें देश के 24 बिरले साइकिलिस्टों के किस्से हैं। और इसमें बम्बई, बेंगलोर, मैसूर, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, उदयपुर, देहरादून आदि शहरों के साइकिलिस्ट हैं। और ये भी बहुत अच्छी किताब है कि लोगों में साइकिल के प्रति क्या जुनून है, क्यों उनके जीवन में साइकिल का महत्व है और साइकिल कैसे उनको अवसाद मुक्त रखती है। बिल्कुल, जो साइकिल चलाता है आपको बहुत कम डिप्रेस आदमी मिलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और हिंदी में साइकिल पर अपनी तरह की ये पहली किताब होगी। वाह। तो ये भी सेतु प्रकाशन गाज़ियाबाद से ही प्रकाशित हुई है। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इसका अभी बुक लॉन्च होने वाला है। तो क्या आपने आर्ट के ऊपर भी कोई किताब लिखी है? मतलब इस कविता का शीर्षक है कला। कला क्या है उसने पूछा, उसे क्या कहूँ सिवा इसके कि जीवन के उत्सव में मृत्यु का श्रृंगार है कला। मिलन के बाद प्रेम का विस्तार विरह में अगर तुमने जाना है तो ही तुम समझ पाओगे चित्र में रेखा का अस्तित्व। गीले रंगों की महक से नम होती हैं अगर तुम्हारी आँखें, तभी तुम महसूस कर सकते हो चित्र में परछाई का यथार्थ। अगर तुमने कभी भी कलम को उसके तथाकथित उपयोग के बाहर कागज पर समेटा है, तब तुम जान पाओगे स्याही की चमक। कागज की नींद पर रेखा का स्वप्न है कला। इस कविता का शीर्षक है बुब्र के किनारे। बुब्र एक छोटी सी नदी है पोलैंड के बोलेस्लावियत शहर में। तो उस नदी के पास मैं कुछ समय रहा हूँ और उस पर ये कविता लिखी है। बुब्र के किनारे। इस पतली नदी के किनारे खेल रहे हैं बच्चे। कुम्हार माँ अपनी बच्ची को सिखा रही है भाषा और चलना। बेंच पर बैठा एक विदेशी चित्रकार पढ़ रहा है एक लंबी कहानी। छोटे पक्षी व्याकुल हैं फुदकते इधर उधर। चीनी मिट्टी के शिल्प सूख कर पा चुके हैं त्वचा। भट्टी में पक रहा है कोई पात्र। दूध, सब्जियां और बियर तुम अभी अभी लेकर आई हो। नीली आंखें तुम्हारे चश्मे के पार से भेद रही हैं। यहाँ पसरा मौन। समय पर बज उठती है गिरजाघर से प्रार्थना की घंटी। देर रात तक ठहरती है यहाँ शाम। भोर को पल भर का भी चैन नहीं। यह इस जल्दी होती सुबह और देर से आती शाम के बीच बुब्र के किनारे तुम्हारे आंगन में रखे मेरे सफ़ेद शिल्प। इस कविता का शीर्षक है चेरेपाखा। चेरेपाखा यूक्रेनियन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कछुआ। चेरेपाखा एक शब्द है चेरेपाखा जिसमें पाखी का वास है। ये कछुआ पानी में पक्षी की तरह ही तो उड़ता है।
बिना जल की नींद में खलल किए तह तक हवा को ले जाता ये कछुआ ही तो है। इंडियन आर्ट के अलग अलग पहलुओं पे, उनके अलग अलग डायमेंशंस पे। देखिए, जैसे ये आकाश एक ताल जो किताब है, जो मेरे लेखों का जो जनसत्ता में प्रकाशित हुए थे उसका संग्रह है, तो इस पर मूलतः बात कला पर ही है। ओके। वो कला जनजीवन में हो, कला किसी शहर में हो, कला प्रदेश में हो। जी। जैसे मीरो का जो म्यूज़ियम देखा मैंने, उसके बारे में, चाइना में जो सिरेमिक आर्ट्स की जो चीज़ें मैंने देखी, उनकी तकनीक और उनका जुनून, वो इसमें है। और भूटान का जो कलात्मक सौंदर्य है प्राकृतिक, वो इस किताब में है। ओके। पोलैंड के दौरान जो कलात्मक अनुभव हुए हैं, तो मूलतः वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कला के बारे में ही एक कलाकार बात करता है, भले ही वो किसी खाने के बारे में भी बात क्यों न कर रहा हो जी, लेकिन उसमें भी कलात्मक पक्ष होता है। राइट। तो ये इसलिए ये किताब रोचक भी है, क्योंकि आमतौर पर जो कला की किताबें हैं वो बड़ी नीरस होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको इनडायरेक्टली अगर कहा जाए किसी बात को, तो उसमें एक रस पैदा होता है। क्या ये लाइब्रेरीज में कहीं स्टूडेंट्स को या किसी को पढ़ने के लिए मिल जाएगा? कहीं पे है ये किताबें क्या मार्केट में या लाइब्रेरी में? ऑनलाइन और मार्केट में अवेलेबल हैं किताबें। ओके। और मेरे ख्याल से युवा छात्रों को और हर कलाकार जो हिंदी पढ़ सकता है उसको पढ़ना चाहिए। ताकि मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हर कलाकार की एक अलग कहानी होती है। बिल्कुल। वो ये कुछ कलाकार अगर ये किताब पढ़ेंगे, शायद वो लिखें भी, और उनकी भी कहानी कभी बाहर आएगी और मैं भी उनकी कहानी पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें अपने जीवन में हम क्या सोचते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार है, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमारी क्या राय है, वो सब हम लिखने से दर्ज कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगर वो किताब के रूप में सामने आती है तो लोगों को भी उसका हिस्सा बनने में खुशी होती है। बिल्कुल। आपका ये जो पार्ट है, आपका ये जो पहलू है, ये काफ़ी लोगों को मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था इतना कुछ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ मैं एक सूचना और देना चाहूँगा अपनी किताबों के बारे में जी, कि अभी मेरी 3 किताबें और शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली हैं। ओके। जिसमें एक किताब है खजुराहो के ड्राइंग्स के ऊपर। ओके। जिसमें कवि अशोक वाजपेयी की प्रेम कविताएं हैं, और खजुराहो में 2 या 3 यात्राओं के दौरान वहीं जाकर मैंने खजुराहो में कुछ इंस्टेंट ड्राइंग्स बनाए थे जी। तो उसको रेखांकन और कविता की ये किताब होगी। ओके। और एक किताब होगी मेरी नॉर्थ ईस्ट साइकिल यात्रा, जो 2017 में मैंने अपने 2 युवा साइकिल सवार मित्रों के साथ की है, उसकी किताब होगी। और एक मेरा कविता संग्रह भी तैयार है, लेकिन थोड़ा मैं ही अपने आलस की वजह से उसको अभी तक काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो भी बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। अरे वाह, तो मतलब अभी बहुत कुछ है और भी है जी। ये कि जब तक जीवन है, जीवन में हर दिन नया है। बिल्कुल। हम लोग सब सक्रिय लोग हैं, तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, और उस अपने काम को अगर महत्व देना है तो थोड़ा सा हम, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर चित्रकार या बतौर नागरिक, कि हम अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट करें, और उसमें अगर कुछ अच्छा है तो वो दूसरों के साथ भी शेयर करें। और किताब और उसका प्रकाशन बहुत अच्छा माध्यम है अपनी चीज़ों को, अपने विचार को दूसरों तक साझा करने में बिल्कुल मदद करेगा। थैंक यू सो मच सिराज जी। आज का जो आपसे बातचीत किया हमने, इतने सारे चीज़ों पे, इतने सारे मुद्दों पे, और इतने सारे आपके अलग अलग पहलुओं पे, इट्स ए प्लेजर फॉर मी एंड इट्स ए प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू वेरी मच शोमिन, आपने भी इतना समय दिया और मेरी बातों को बड़ा गंभीरता से सुना, उत्साह से सुना, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी एक कलाकार की जर्नी को सुनते हुए रस आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।